वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जाट और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और पूर्वांचल के दिग्गज नेता जगदंबिका पाल। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी चुनाव की अगर बात करें तो शुरुआत पहले फेज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है और देखा जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है, बीजेपी को जाट मुस्लिम समीकरण से कोई डर है क्या? देखिए, प्रजातंत्र में बुनियादी तौर से क्या सिद्धांत है, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और अगर आज चुनाव आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अगर उन्होंने चुनाव की रैलियों पे, चुनाव के जुलूसों पे, सभाओं पे, सब पे उन्होंने रोक लगा दी है कि जिससे कि कोरोना की उस वैश्विक चुनौती से या उसके संक्रमण से बचा जा सके। तो आज हमारी पार्टी के चाहे सर्वोच्च नेता हों या जो वरिष्ठ नेता हैं, आपने गृह मंत्री जी का नाम लिया, रक्षा मंत्री जी का लिया, जेपी नड्डा जी का लिया, या और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आज हम ये नहीं कि अगर रैलियां नहीं हो रही, जनसभाएं तो न जाएं, कम से कम ये दूसरों के लिए सबक होना चाहिए कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव में हम जनता से संवाद और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कि पहले 5 लोगों की अनुमति थी, अब 10 लोगों की, उनके साथ डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हम प्रजातंत्र में इसको, एक लोकतंत्र के जो चुनाव एक होता है सबसे महत्वपूर्ण, उसको कितनी गंभीरता से हम लेते हैं और हमेशा लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के सपा की सरकार में जहाँ दंगे हुए, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे मुजफ्फरनगर का रहा हो या गाजियाबाद में हो, फिरोजाबाद में, मुरादाबाद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी कि लोगों की रात को पंपिंग सेट उठा ले जाते थे, बुग्गी उठा ले जाते थे, उनके जानवर ले जाते थे और पूरी रात लोग जगते थे। किसान बिजली के लिए परेशान रहता था। आज आप देखें कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आज बिजली नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई समस्या। बिजली जो सबसे आवश्यक सिंचाई के लिए है, तो अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। बताओ, आज आप देख रहे होंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए अछूत था। कहते थे अगर कोई मुख्यमंत्री आ गया नोएडा तो वो फिर जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएगा। कम से कम 10 बार आ चुके योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी जा चुके। तो हमारे लिए हम केवल इस बात पे नहीं कि कोई मतलब इस धारणा पे कि ये जगह शुभ है क्या शुभ है, हमारा तो दृष्टिकोण यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एनसीआर का महत्वपूर्ण अंग है। निवेश हो, इंडस्ट्रीज आए, लोगों को रोजगार मिले, उस दिशा में योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। पश्चिमी यूपी की 120 सीटों की अगर बात करें तो मुस्लिम और जाटों का बहुत ज्यादा जो वोटर है उनका दबदबा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसान आंदोलन लंबे समय तक हुआ। कुछ किसानों में नाराजगी है क्योंकि गृह राज्य मंत्री को अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में बरकरार किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम जो इश्यूज हैं इसका असर पड़ेगा चुनाव में? आपने एक बात कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और जाटों का एक बड़ी जनसंख्या है और उसका गठबंधन है। आखिर किसकी सरकार में इन दोनों में दूरियां हुई? किसकी सरकार में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए? किसकी सरकार में 2 नौजवान जाट लड़कों की हत्या हुई? तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आज जहां आप उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं,
लोगों ने अखिलेश की सरकार में 5 साल वो भूले नहीं हैं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरह से उन 2 नौजवानों की हत्या की गई और उसका परिणाम कितना बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो आज वो कोई वो नहीं, हमने सबकी सुरक्षा दी। आज 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई एक दंगा भी नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन कहते हैं। आखिर 5 सालों में हमने इस बात की कोशिश की ना, जब भी हमको लगता था कि हम मतलब अल्पसंख्यक की विरोधी हैं, आज उन अल्पसंख्यकों को योगी की सरकार में 5 साल में उनको शांति से सुरक्षा मिली। लोगों को लगता है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का क्राइम पे 0 टॉलरेंस है, करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक अलग कार्य संस्कृति बनी है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार बाढ़ हो, कोविड हो, अपनी जान की परवाह न करके ज़िले ज़िले के अस्पतालों में, अभी भी वो चुनाव अगर जाते हैं जनसंपर्क में तो अस्पताल का भी निरीक्षण करते हैं कि अगर चुनाव भी चल रहा तो उसके साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर में किस तरह का उपाय है, किस तरह की कहीं कोई कमी तो नहीं है। हाल ही में अभी जो सर्वे आए हैं, खासतौर पे अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो उसमें ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उधर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आमतौर पर देखने को मिला है, एक नारा भी है जनता का, मोदी योगी से बैर नहीं, विधायक जी खैर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय तौर पर जो विधायकों से जनता की नाराजगी है उसका असर पड़ेगा? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जनता को गवर्नेंस कौन देती? सरकारें देती। जब सरकार का कैप्टन, सरकार का नेतृत्व, सरकार का मुखिया, जब आप खुद कह रहे कि मोदी और योगी से कोई बैर नहीं, तो अगर योगी जी के काम से संतुष्ट हैं, आज योगी जी की रेटिंग ममता जी हमने नहीं, चैनल्स ने किया कि इंडिया के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर और नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के रूप में आप लोगों ने उनको नवाजा। तो स्वाभाविक है कि जनता आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को देख रही है, और उन दोनों के नेतृत्व में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के गांवों में आज़ादी के बाद लोगों के पास अभी तक आवास नहीं था, जिस तरह से 42 लाख आवास दिया गया है 5 सालों में, जिस तरह से 2.5 करोड़ शौचालय दिया, जिस तरह से सौभाग्य में एक घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया, आज उत्तर प्रदेश का कोई घर बिना बिजली के नहीं। आज़ादी के इतने सालों बाद तक गांव में आज भी लोग लालटेन ढिबरी से काम चलाते थे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6-6 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष दे रहे हैं सिंचाई के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, उनको खाद के लिए, जिस तरह से हम लगातार उनको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे स्टार्टअप योजना हो, मुद्रा योजना में उनको हम स्वावलंबी बना रहे हैं, जन धन में हम दे रहे हैं। अभी उनके खातों में आप जिस तरीके से कोविड के दौरान भी सभी प्रवासियों के खाते में गया 1-1 हज़ार, फिर 1-1 हज़ार जा रहा है। तो लगातार आज हमने गांव में जो दो भारत था, एक हैव नॉट और एक हैव, मतलब वंचित और एक, तो आज हम उसकी खाई को समाप्त कर रहे हैं। तो आज जिस तरह के हमने योजनाओं को पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने उसको धरातल पे उतारने का काम किया है, तो आज केवल अवध में हमारी बढ़त नहीं है, हमारी बढ़त गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ से शुरू होकर के बलिया, देवरिया, गाजीपुर तक है। और जैसे आपने 14 का इलेक्शन लोकसभा का देखा होगा, 17 का देखा होगा विधानसभा का, 19 का लोकसभा का, हम उत्तर प्रदेश के हर फेजेज में हम बहुमत से जीते हैं, और फिर उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है कि फिर उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक आप विधायकों की बात करते हैं, विधायकों को लगातार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी करीब करीब सभी विधानसभाओं में गए और कई 100 करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया, पहले शिलान्यास किया, फिर 2 साल बाद 2.5 साल। पहले मुख्यमंत्री हैं
कि अगर आज़ादी के बाद सारे मुख्यमंत्री के दौरे जोड़े जाएं तो अकेले उनसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। और जब सब ये नहीं, अब तो ये कह रही जनता कि मोदी योगी से बैर नहीं और भाजपा के विधायकों से प्यार अधिक। उत्तर प्रदेश के गांव में आप देखते होंगे कि एक एक गांव सभाओं में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया, जिससे आज एक एक गांव में वाईफाई हो गया, गांव में नेटवर्क जुड़ गया। आप ये पीएम मोदी और योगी जी की उपलब्धियां बता रहे हैं, बात नाराजगी की करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं वो योगी सरकार से नाराज हैं। 2017 के मुकाबले अभी जो सर्वे आए हैं, खासतौर पे पूर्वांचल और बुंदेलखंड की अगर बात करें, तो ब्राह्मणों ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है और जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर सपा बसपा ब्राह्मण चेहरे को ही अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण बहुत ही पढ़ा लिखा है। आज ब्राह्मण शिक्षक है, अधिवक्ता है, पत्रकार है, वैज्ञानिक है, अधिकारी है। वो जानता है क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में माफिया, बलबाई या जिस तरह से सांप्रदायिकता या गैंगस्टर्स हैं, तो लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, कोई उद्योगपति नहीं आ रहा था। आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में एक नज़रिया बदला नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से या तो जो भी अपराधी थे, बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, या तो जेल में हैं, या तो राज्य के बाहर हैं, और या तो ऊपर हैं। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश में आम आदमी को और ख़ासतौर से प्रबुद्ध वर्ग जो ब्राह्मण है वो इस बात को जानता है। तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में प्रशासन का मुखिया कौन है? चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। इसके पहले आर.के. तिवारी जी थे, उसके पहले अनूप चंद पांडे जी थे। एडिशनल होम सेक्रेटरी, चीफ होम सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, महत्वपूर्ण पदों पे अगर लोग हैं तो शासन में क्या है? शासन में आज पूरी भागीदारी है उनकी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी हैं। तो आज उत्तर प्रदेश का ये एक केवल योजनाबद्ध ढंग से साजिश की जा रही है। आज बेईमानी का आरोप मुख्यमंत्री पर लग नहीं सकता, आज मुख्यमंत्री पे कोई उंगली उठा नहीं सकता, प्रदेश में कोई अपराध की बात हो नहीं सकती। तो इस तरह के चीज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन आज प्रदेश में ब्राह्मण समाज हमेशा हमारे साथ रहा, चाहे वो 14 हो, 17, 19 हो, फिर रहेगा। और आज देखें आप कि इसके पहले अभी जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, सर्वाधिक हमारे लोग जीते, वो उस समाज से भी जीत करके आए हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में आप टिकटों की सूची देख लीजिए, हमारा तो एक इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग होती है कि हम सभी को भागीदारी देते हैं। सिद्धार्थनगर क्षेत्र की अगर बात करें तो 2017 में 5 सीटें थी, एनडीए को मिली थी। क्या ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा इस बार भी? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब 17 में हमारी सरकार बनी तो वहाँ से 5 हमारे 4 बीजेपी के, एक अपना दल हमारे अलायंस को मिली थी, फिर 4 हमारी बीजेपी के और एक अलायंस को गई है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार में 2 मंत्री बने। श्री जयप्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री बने, डॉक्टर सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री बने। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के प्रयास से एक मेडिकल कॉलेज दिया। हमारे वहाँ पे हम केंद्रीय विद्यालय यहाँ से लेके गए, नेशनल हाईवे लेकर के गए, पासपोर्ट ऑफिस लेके गए, जीपीओ लेकर के गए, एक नई रेल लाइन लेके जा रहे हैं। तो इतना विकास का काम हुआ है कि मुझे बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि फिर से सिद्धार्थनगर की 5 सीटें आएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, दारा सिंह चौहान या फिर धर्म सिंह सैनी समेत कई नेता ऐसे जो बीजेपी में थे, मंत्री भी थे, छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी में। बीजेपी में पूर्वांचल के बड़े नेता कहे जाते हैं आरपीएन सिंह आए हैं। जो लोग चले गए हैं उनके जाने का असर, और क्या आपको लगता है कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, आरपीएन सिंह आए, एक बड़े नेता थे
कांग्रेस में मंत्री रहे हैं। अब उन्होंने अगर भाजपा ज्वाइन किया तो एक कांग्रेस के वो स्टार कैंपेनर थे भी यूपी चुनाव के, झारखंड के प्रभारी थे। उन्होंने क्या कहा कि पूर्वांचल में पहली बार विकास हुआ, उससे मैं प्रभावित होकर के और राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदमों को के सापेक्ष हम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और उनके आने से ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हम पडरौना से क्या कहीं से लड़ सकते हैं। कल तक तो कह रहे थे मैं पडरौना लड़ूंगा, जीतूंगा, और आज इनका नाम आते ही वो कह रहे हैं मैं यूपी का नेता हूँ, कहीं से लड़ सकता हूँ। तो इससे लगता है कि उनको अपनी सीट का पराजय का डर हो गया है। तो आने का लाभ तो है ही है कि ये जो कहते थे कि हम चले जाएंगे तो हम सरकार बदल देते हैं, लेकिन आज अपनी सीट नहीं सुरक्षित कर पाएंगे। राकेश जी कहते हैं एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन आता है, खासतौर पे यूपी की अगर बात करें तो 2.5 महीने के जिन्ना और मुस्लिम ये सब लोग सरकारी मेहमान हैं। देखिए, जिन्ना की बात भाजपा ने तो किया नहीं। महात्मा गांधी, पटेल, इनसे तुलना जिन्ना की किया अखिलेश यादव ने। ये चुनाव में मुद्दा जिन्ना का तो अखिलेश से बना। पाकिस्तान को कहते हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना है। अरे ये तो कहते कि हमारा पाकिस्तान तो दुश्मन है, उसके साथ साथ चाइना भी है, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन चाइना है। तो अगर उनको पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो ये पाकिस्तान हो, जिन्ना हो, इनकी बात कौन ला रहा है? अब अगर जेल में जो लोग बंद हैं उनको टिकट दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात उठेगी कि वो जेल में क्यों बंद हैं। तो इसलिए बंद है कि वो लोग पलायन के जिम्मेदार हैं, लैंड ग्रैबिंग के जिम्मेदार हैं, लोगों के घरों को, लोगों की ज़मीनों को कब्जा किया है। तो फिर माफिया की बात होगी। तो फिर ये बात तो खुद ही अगर माफिया, तमंचाबाद या जिन्ना, तो ये हमारे द्वारा नहीं लाया गया है, ये अखिलेश ने ही इसको कहा है और इसी नाते वो इलेक्शन एजेंडा है। हम तो आज यूपी का हमने विकास किया, हम तो 5-5 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, सीधे गंगा में आप स्नान करके लोटे में डुबकी लगा करके जल ला करके भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं। तो आज हमारे पास, हम ये इन बातों को क्यों करेंगे? हमारे पास विकास का इतना बड़ा दायरा है। हमने जो वायदे किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम 1 लाख किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, तो पहले दिन हमने 36,000 करोड़ हमने 86 लाख किसानों का माफ़ किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। तो ये बात तो हमने कहा, गन्ना मूल्य का भुगतान 1.5 लाख करोड़ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और जिन्ना को महिमा मंडित करने का काम अखिलेश यादव ने किया। तो ये सही है कि जिन्ना की बात वो करते हैं और जो जिस गन्ने की बात वो करते हैं उन्होंने गन्ने का भुगतान नहीं दिया। उनके भी समय के 11,000 करोड़ को हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ ने भुगतान किया और इस समय भी हमने 1.5 लाख करोड़ किसानों का गन्ना का भुगतान किया। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो भी मैदान में है। लगातार तमाम दल ये कहती है कि वो बीजेपी के बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव और बीजेपी मिलकर ये डिसाइड कर लें कि मैं किसका एजेंट हूँ। देखिए, अब ओवैसी आज चुनाव लड़ रहे हैं। हम ओवैसी के खिलाफ भी हैदराबाद में चुनाव गए थे लड़ने, और ओवैसी या अखिलेश यादव, वो सभी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, या चाहे कांग्रेस हो। हम सबकी बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। आखिर हमारी सरकार ने अगर आवास प्रधानमंत्री का हिंदुओं को दिया तो अल्पसंख्यक को भी दिया, हमने दलित को भी दिया, बैकवर्ड्स को भी दिया, ईसाई को भी दिया। तो हम तो सबका साथ सबका विकास मान करके, न केवल आवास हो, शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया मेडिकल कवरअप हो, ये सारी चीज़ों की में हमने सोसाइटी में लार्ज सबको मदद किया है। तो हम तो जाति की बात करते नहीं, हम तो कोई बिरादरी के आधार पर चुनाव लड़ते नहीं, हम बंटवारे के आधार पर लड़ते नहीं। हम तो
प्रदेश में, देश में एक सुशासन के आधार पे, अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पे हम लड़ने जा रहे हैं और हर बार जनता ने पिछले परिणामों से बेहतर एंडोर्स करके परफॉर्मेंस दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी भी बहुत सक्रिय हैं और इस बार उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट भी दिया है, लेकिन लगातार योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती रहती हैं। देखिए, एक तो जो उन्होंने टिकट दिया है, आज उन्हें तमाम जगह कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और जिनको टिकट मिल गया वो टिकट वापस कर रहे हैं। उनके जो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसमें जो पोस्टर गर्ल थी मौर्या, वो खुद ही छोड़ गई और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रियंका का क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस मुकाम पे खड़ी हुई हैं। आखिर केवल कैजुअल ढंग से जाना और केवल टीआरपी कहीं इवेंट मैनेजमेंट करके लौट आना, इससे जनता की सेवा नहीं होती। इसके अलावा अगर रेलवे भर्ती की बात करें, एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, छात्रों ने बहुत हंगामा किया, ट्रेन भी फूंक दिया, तमाम राजनीतिक दलों का उनको समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ी साजिश है? कहीं न कहीं जब रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 2 दिन पहले ही एड्रेस कर दिया कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उस भर्ती में ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हाई पावर कमेटी बना करके, जिसमें बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, उनको हमने रखा है और जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम उन परिणाम को रोक रहे हैं। इसके बावजूद भी बोगियाँ जलाई गई, इसके बावजूद भी जिस तरह से पटरियों पे वहाँ पे हिंसा हुआ बिहार या यूपी के कुछ हिस्सों में, तो ये स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी होगी? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में जिस तरह से बेहतर प्रशासन दिया है, शासन दिया है, जिस तरह से समाज के हर वर्ग को उसने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश ने अपनी योजनाओं से उनका लाभ लोगों के घर तक पहुंचाया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुरक्षा चाहिए। तो सिक्योरिटी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने कानून व्यवस्था पे देखा कि पहले की सरकारों में चुनौती थी, आज योगी आदित्यनाथ ने उस चुनौती को कबूल करके एक दुरुस्त कानून व्यवस्था दिया, लोगों को सुरक्षा के साथ खाद्यान्न दिया, लोगों को खाद्यान्न के साथ साथ अवसर रोजगार का दिया, 5 लाख लोगों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई। इसी तरह से लगभग 2 करोड़ लोग मतलब स्वावलंबी बने, प्राइवेट सेक्टर्स में गए। तो इसलिए आना चाहिए। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.